12 एंड लास्ट ने की थी दैट वाज, एक सेकेंड प्लीज होल्ड कीजिएगा जी प्लीज। सो टुडे हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन की थी ऑन, लास्ट टाइम हम लोगों की जो डिस्कशन थी दैट वाज ऑन लुजियाना परचेज, और उसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने डिटेल में, और मैंने आप लोगों को इनफैक्ट उसके मैप के अकॉर्डिंग ही सारी डिस्कशन हम लोगों ने की थी, और मैंने आपको उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर वाला टॉपिक जो किया था डिस्कस, बिकॉज वो हमारा पेंडिंग टॉपिक था और वो आप लोगों को करवाना ज़रूरी था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की। Today we are going to talk about War of 1812. It is very very important topic, और ये किस लिए important है? क्योंकि इसके अंदर स्लाइड्स नहीं, मैं आज आप लोगों के साथ सारी स्लाइड्स आईआर और यूएस हिस्ट्री वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं वो शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वो ले लीजिएगा, ठीक है? आफ्टर दिस लेक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। वैसे तो आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग में भी होती हैं स्लाइड्स, और फिर भी आई विल शेयर, ठीक है निम्रा? ओके। अच्छा, अब हम लोग जो है आज वार ऑफ 1812 पढ़ने लगे हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि आपका जो अगेन वही बात है कि मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि जब तक आप लोग हिस्ट्री को कनेक्शन बनाकर नहीं पढ़ते हैं तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको इवेंट्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगेन वो ये है कि आप लोग इस टाइम तक जितनी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूएस हिस्ट्री में आप लोगों को मैं जो जो चीजें कवर करवा रही हूँ उसमें आप लोगों को ये अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग 1812 तक जो है, बल्कि 1812 से भी पहले तक पहुंच चुके हैं। लाइक हम लोगों ने 1803 लुजियाना परचेज पढ़ा था, राइट? और 1803 लुजियाना परचेज के बाद के जो इवेंट्स हैं वो अब आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग वार ऑफ 1812 जो है दैट विल बी अवर एम्फेसिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जी इसको। देखें, वार ऑफ 1812 अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। उसके बहुत से रीजंस में एक जो प्राइम रीजन मैं समझती हूँ, या एक दो जो प्राइम रीजंस मुझे नजर आते हैं, उसमें सबसे पहला रीजन ये है कि कुछ जो थोड़ी बहुत फेडरलिस्ट्स का इन्फ्लुएंस था ऑन अमेरिकन पॉलिटिक्स दैट वेनिश्ड वंस एंड फॉर ऑल आफ्टर वार ऑफ 1812। वो कैसे हुआ वो आज हम लोग आगे जाकर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज टोटली फेडरलिस्ट खत्म नहीं हुए थे। मैंने आप लोगों को जब फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट वाला टॉपिक कराया था तो मैंने आपको कहा था कि फेडरलिस्ट का जो इन्फ्लुएंस है या जो एरिस्टोक्रेटिक इन्फ्लुएंस था अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर से वो वेव हो गया था, बट अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा था, बट नॉट टोटली वैनिश, दैट वाज नॉट एक्चुअली टोटली वैनिश। और अब जो आज का एपिसोड है या जो आज की डिस्कशन है, आफ्टर दैट डिस्कशन यू विल गेट एन आइडिया दैट फेडरलिस्ट इन्फ्लुएंस वाज वैनिश्ड वंस एंड फॉर ऑल इन द अमेरिकन पॉलिटिक्स, राइट? उसके अलावा जो एक मेन रीजन है 1812 की वार का वो और क्या है कि उसमें आपका जो टोटल ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है वो खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है? तो इन इन्फ्लुएंस आफ्टर ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 ब्रिटिश इन्फ्लुएंस खत्म हो गया था, बट दैट वाज नॉट टोटली एंडेड। वो चीजें भी आपको आगे जाकर इसके आउटकम्स में नजर आएंगी कि हाउ वार ऑफ 1812 वाज इम्पोर्टेंट इन अ सेंस कि कुछ जंगें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ जंगों का होना जरूरी होता है। जैसे अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें प्रेजेंट डे की, तो आपको क्या लगता है कि जो इसराइल पैलेस्टाइन में हो रहा है उस लिहाज से इसराइल के साथ जंग करना इज प्रूडेंट, इज समथिंग दैट इज एसेंशियल, इज समथिंग दैट इज द नीड ऑफ द आवर, राइट? सो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें वार ऑफ 1812 की, तो दैट वार वाज समहाउ मैंडेटरी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन जी। 1812 की जो वार है उसका स्टार्ट हम लोग इस तरह से लेते हैं कि थॉमस जेफरसन को आपने उसकी, मैंने आपको प्रेसिडेंसी सारी पढ़ाई है। थॉमस जेफरसन का बकायदा तौर पर आप लोगों को टॉपिक करवाया मैंने, और ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है जी? और अमेरिकन प्रेसिडेंट होने के नाते थॉमस जेफरसन had different ideology, had different mindset. He was not as such some kind of person जो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर फोकस कर रहा था या बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहा था। ही वाज समहाउ फ्रॉम एग्रेरियन बैकग्राउंड, ठीक है जी? वो एग्रेरियन बैकग्राउंड से उसका जो है वो ताल्लुक भी था, और ही वाज समहाउ प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल practices in the United States of America. Okay, so थॉमस जेफरसन
was confident of having C on both sides। ये आप लोग स्पेलिंग्स वगैरह इग्नोर किया करें जो स्लाइड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। जेफरसन was confident, जेफरसन जो है he was confident of having C on both sides as a shield। मैंने आप लोगों को फिजिकल फीचर्स वाला टॉपिक कराया एंड देयर आई टोल्ड यू के अमेरिका के अंदर दोनों साइड्स पर जो सी है दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ शील्ड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट नो स्टेट कैन इंटरवीन इजीली इनटू अमेरिका एंड कैन अटैक अमेरिकन टेरिटरी इजीली, ठीक है। इसी चीज का जो एक कॉन्फिडेंस था वो थॉमस जेफरसन को भी था, दैट आई हैव सी ऑन बोथ साइड्स एंड नो वन कैन एज सच अटैक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजीली। सो ही स्टॉप फंडिंग नेवल शिप्स, उसने नेवल शिप्स की फंडिंग को स्टॉप कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे अगर हमारी इंडिया के साथ हॉस्टिलिटी खत्म हो जाए तो आज हम अपने एलओसीज पर हमारे जितने जो आर्मी से रिलेटेड या जो आर्म फोर्सेस हमारी एलओसी पर मौजूद हैं हम उन्हें वापस बुला लें, ठीक है। और हम ये कहें कि जी जो बजट इनके ऊपर खर्च होना है, जो डिफेंस पर बजट खर्च होना है, लेट्स स्पेंड दैट बजट ऑन एजुकेशन और समथिंग एल्स, राइट। तो इसी तरह से थॉमस जेफरसन ने किया कि उसने फंडिंग जो है वो स्टॉप कर दी नेवल शिप्स की एंड ही रिप्लेस्ड स्टैंडिंग आर्मी विद मिलिशिया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मिलिशिया क्या होता है, और थॉमस जेफरसन ने स्टैंडिंग आर्मी को रिप्लेस कर दिया मिलिशिया से एंड ही फोकस्ड ऑन वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अमेरिका के अंदर जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं उनके अंदर चंद एक प्रेसिडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलिज्म के ऊपर फोकस किया, कुछ प्रेसिडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, और कुछ प्रेसिडेंट मतलब हर प्रेसिडेंट की अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रंप की पॉलिसी उठाकर देख लें तो ट्रंप ने किस चीज पर फोकस किया? ट्रंप ने ग्रेटर अमेरिका के ऊपर फोकस किया, अमेरिका फर्स्ट के ऊपर फोकस किया, अमेरिकन के ऊपर फोकस किया। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी नो इमिग्रेंट्स इन द अमेरिका, ठीक है। और इसके अलावा देयर शुड बी नो जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड अमेरिका। तो जो चीज उसने प्रमोट की दैट वाज समहाउ क्या कि अमेरिकन को प्रमोट किया। इसी तरह से अगर हम थॉमस जेफरसन की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल, यस आयशा दिस इज अवर फर्स्ट स्लाइड। अच्छा, apart from agricultural perspective, Thomas Jefferson focused on westward expansion, like ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी बढ़ाने पर फोकस किया, ठीक है। सो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन आप लोगों को मैंने लुजियाना परचेज पढ़ाया है। जब आप लोग ये आंसर अटेम्प्ट करेंगे, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप इसके अंदर वो चीज ऐड कर सकते हैं आगे जाकर के लुजियाना परचेज, ठीक है। 1803 उसके साथ आप लोगों ने लाजमी लिखना करना है ताकि जरा एग्जामिनर को कैची लगता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी एंग्लो फ्रेंच वार ऑफ 1803। आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है और जो फ्रांस हैं दे वर इन कांस्टेंट वार काइंड ऑफ सिचुएशन, और 1803 में जो एंग्लो फ्रेंच वार हो रही है उसमें अब क्या है कि नेपोलियन जो है उसने स्टेट्स को ये कहा, नेपोलियन वॉज फ्रेंच, ठीक है। उसने स्टेट्स को क्या बोला? उसने स्टेट्स को ये कहा कि आप ट्रेड जो है वो बंद कर दें, किसके साथ? ग्रेट ब्रिटेन के साथ। उसने दूसरी स्टेट्स को क्या कहा कि आप ग्रेट ब्रिटेन के साथ अपनी ट्रेड को स्टॉप कर दें। और साथ ही साथ नेपोलियन हैड अ फियर, क्या फियर था उसको? कि मे बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड मे बी दिस विल प्रूव डिजास्ट्रस फॉर फ्रांस। व्हाई? बिकॉज आफ्टर हैविंग अ कोलैबोरेशन with the Great Britain, USA can become a greater economy। लेकिन यूएसए अडॉप्टेड न्यूट्रलिटी। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था अमेरिका की साइड से जो अमेरिका ने किया एट दैट टाइम। अगर अमेरिका न्यूट्रलिटी अडॉप्ट करने की बजाय अपने ताल्लुकात उस टाइम पर ग्रेट ब्रिटेन के साथ मजबूत कर लेता तो फ्रांस वुड हैव बीन डिफीटेड, ठीक है। और इस टाइम तक आप लोगों को मैंने एक और टॉपिक भी करवाया हुआ है, XYZ अफेयर, और वो जो वॉशिंगटन की पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी का टॉपिक था। वो जो एक टॉपिक था जिसमें मैंने आप लोगों को फेडरलिस्ट के अचीवमेंट्स में मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई थी, और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पॉलिसी ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी दैट वाज द पॉलिसी दैट वाज गिवन बाय जॉर्ज वॉशिंगटन। और जॉर्ज वॉशिंगटन की उस पॉलिसी के बाद अमेरिकन के ताल्लुकात जो हैं वो फ्रांस के साथ खराब हो गए थे। ऑल्दो फ्रांस सपोर्टेड अमेरिका इन वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, but afterwards Washington stepped back and he instructed
कि आप लोगों ने फ्रांस के साथ या किसी भी स्टेट के साथ जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। आप लोगों ने क्यों नहीं करना? बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमी इज ऑन nascent stages and we want to flourish. If we want to flourish, we will have to step back from all these kinds of hostilities that are going on in America or outside America. Got it? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अमेरिकन एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। अमेरिकन जो थे उन्होंने न्यूट्रलिटी जो है उसको अडॉप्ट किया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने। एंड ब्रिटेन वॉज अफ्रेड दैट यूएसए में नॉट बी गिवन एरियाज फॉर ट्रेड बाय फ्रांस। ठीक है, वो अगेन वही बात मैंने आप लोगों को बताई कि दोनों स्टेट्स डरे हुए थे कि कहीं अमेरिका जो है वो टॉप इकोनॉमीज में ना आ जाए, लेकिन अमेरिका ने दैट वाज फोरली ऑन पार्ट ऑफ अमेरिका। ये मैंने नीचे आप लोगों के लिए लिखा भी हुआ है, बट बाय अडॉप्टिंग न्यूट्रलिटी यूएस प्लेड फॉली। ये एक हमाकत थी अमेरिकन साइड से जो अमेरिका ने की, एंड यूएसए डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। यूएसए ने इस सिचुएशन का एडवांटेज नहीं उठाया, और उस चीज से क्या हुआ कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है दैट वाज नॉट फ्लरिश द वे इट कुड हैव बीन, राइट। उसके बाद now comes the fourth president of United States of America, that is James Madison. मैंने आप लोगों को बताया, the first one was George Washington, the second was John Adams, the third one was Thomas Jefferson, and now today we are going to talk about the fourth president, that is James Madison, और fifth जो आएंगे वो होंगे James Monroe। तो आप लोगों को पहले तकरीबन 7 से 8 पता होने चाहिए, आखिरी तकरीबन 7 से 8 पता होने चाहिए। ये मैं आप लोगों को एक प्रॉपर बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, राइट। तो ये चीजें आप लोग अपनी जो नोट्स बना रहे हैं, जो आप लोग नोटबुक बनाई हुई है आप लोगों ने अमेरिकन हिस्ट्री की, उसके अंदर काइंडली पहले 7 से 8 लिख लें, आखिरी 10 से 8 लिख लें, और आप लोगों को इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वंस हैं या जिनका कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स पूछते हैं हमें सारे 45 पता होने चाहिए, 46। तो मैं कहती हूँ नहीं, आप लोग सारे 45 46 याद ही नहीं कर सकते, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। वैसे तो नथिंग इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, बट स्टिल योर माइंड हैज अ कैपेसिटी। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट 10 और 10 लास्ट 10 जो हैं उनको तो एटलीस्ट देखिए ना। अच्छा जी, द फोर्थ वन इज जेम्स मैडिसन, एंड ही इज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एंड ही टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। अब उसने क्या स्टेप्स उठाए हैं? अच्छा, ये एक आप लोगों की स्लाइड ना बीच में से मिसिंग है, ये मैं आप लोगों को पहले करवा दूं। अच्छा, अब जेफरसन के टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट है ही वाज जेम्स मैडिसन, जो आगे जाके प्रेसिडेंट बनेंगे, जो स्लाइड हम लोगों ने पहले देख ली है। एम्बार्गो एक्ट होता है 1807 में, ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है आपको, दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोगों ने काइंडली लिखना है। जेफरसन एंड वाइस प्रेसिडेंट जेम्स मैडिसन हैड द फ्लॉड पॉलिसी। अब जेम्स मैडिसन और थॉमस जेफरसन ने मिलकर एक फ्लॉड पॉलिसी उस टाइम पर क्रिएट की है। ऑल्दो थॉमस जेफरसन वाज समहाउ इंटेलिजेंट इन अ सेंस कि वो एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव में बहुत फ्लरिश कर रहा था, वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन बहुत अच्छी कर रहा था, वो ये सारे मामला बहुत अच्छे चला रहा था। ही वाज नॉट एज सच fond of having a lavish lifestyle the way a president should spend. He was against cake cutting ceremonies and all this kind of stuff. वो इन चीजों के अगेंस्ट था, बट ही हैड सम फ्लॉड पॉलिसीज जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। थॉमस जेफरसन एंड हिज वाइस प्रेसिडेंट जेम्स मैडिसन हैड फ्लॉड पॉलिसी। ब्रिटिश प्रोपाउंडेड ऑर्डर्स इन कौंसल। अब इस पॉलिसी जो इन्होंने फ्रेम की है, इसके अलावा जो ग्रेट ब्रिटेन है उन्होंने एक ऑर्डर्स इन कौंसल, आप लोगों ने ये ओआईसी का नाम याद रखना है, ऑर्डर्स इन कौंसल, इसको ओआईसी बोलते नहीं है ना, आप लोगों ने पेपर में लिखना है। ये जस्ट मैंने खुद के मेमोराइज करने के लिए ये एक निमोनिक बनाया हुआ था, सॉरी एक्रोनिम बनाया हुआ था, तो आप लोग उससे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ऑर्डर्स इन कौंसल, ये ऑर्डर्स इन कौंसल किसने दिए थे? ये दिए थे जी ग्रेट ब्रिटेन ने। किसके अगेंस्ट दिए थे? अब आप लोग आगे पढ़ोगे। ऑर्डर्स इन कौंसल है क्या? it was a kind of documentation that was fatal for the United States of America. How it was fatal? All the ships will pay tax to British. जितने भी शिप्स होंगे वो सब ब्रिटिशर्स को टैक्स देकर गुजरेंगे। ये अगेन आप लोगों ने वो जो नेविगेशन एक्ट और वो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे कि ऑलमोस्ट उसी तरह की चीज है। अब दिस वॉज अ बिग शॉक टू द इन्फेंट इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका जो है वो बिल्कुल अपनी अर्ली स्टेजेस पर है, और इस टाइम पर अगर उसकी सारी ट्रेड के ऊपर टैक्स लग जाता है, शिप्स के ऊपर टैक्स लग जाता है, तो यू कैन गेज कि उसकी ओवरऑल रेवेन्यू जनरेशन जो है वो कम हो जाएगी, राइट। सो इस चीज को कहते हैं ऑर्डर्स इन कौंसल। ये ऑर्डर्स इन कौंसल जो है ये पास किया गया और ये अमेरिका के लिए बड़ा फैटल प्रूव हुआ। अब
जेम्स मेडिसन बिकम्स द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और इसने कुछ स्टेप्स लिए। अब स्टेप्स इसने कब लिए हैं? 1809 में। 1809 में ये, अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे इवेंट्स मिलकर एक जंग की कैफियत बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग 1803 पहले पढ़ा, लुजियाना परचेज, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को 1807 एम्बार्गो एक्ट के बारे में बताया, एंग्लो फ्रेंच वार, सॉरी 1803 पढ़ने के बाद वी टॉक्ड अबाउट 1807 एम्बार्गो एक्ट। और एम्बार्गो एक्ट ये बेसिकली यही है जिसको आप लोग ऑर्डर्स इन काउंसिल के पार्ट कह सकते हो। उसके बाद आता है जी जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन बिकम्स फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड ही टुक फॉलोइंग स्टेप्स इन 1809। इसमें सबसे पहला जो स्टेप उठाया जेम्स मेडिसन ने, वो क्या उठाया? अब यहां तक आप लोगों ने ये याद रखना है कि थॉमस जेफरसन इज नो मोर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नाउ। After becoming president, James Madison first repeals Embargo Act 1807, वही वाला जो एम्बार्गो एक्ट दिया था। अच्छा, एम्बार्गो एक्ट अमेरिकन साइड से दिया गया था, ठीक है। एंड एज अ रिटेलिएशन जो है वो ऑर्डर्स इन कौंसिल आए थे, ठीक है। ये मैं आप लोग यहाँ से क्लियर रखिएगा इस बात को, दोनों ब्रिटिशर्स की साइड से नहीं आए थे। देन कम्स नंबर 2, नॉन इंटरकोर्स एक्ट। ये नॉन इंटरकोर्स एक्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे ये क्या है। एंड मैकॉन बिल नंबर 2, मैकॉन बिल नंबर 2 भी किसने दिया था? जेम्स मेडिसन ने। दीज वर द थ्री थिंग्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स मेडिसन बीइंग द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज नॉन इंटरकोर्स एक्ट। अब नॉन इंटरकोर्स एक्ट है क्या? ऑल कैन ट्रेड एक्सेप्ट फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन क्या कह रहा है? हमसे हर कोई ट्रेड कर सकता है सिवाय फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के। वाई ही इज सेइंग सो? बिकॉज ऑफ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। एंड हाउएवर दीज टू वर द मेजर ट्रेडर्स, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान एक पॉलिसी पेपर पब्लिश करवाता है, या आईएसपीआर का कोई स्टेटमेंट आता है, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट देती है, और वो स्टेटमेंट क्या है कि पाकिस्तान के साथ सब ट्रेड कर सकते हैं सिवाय अमेरिका और चाइना के, तो आप लोगों को नहीं लगता कि दिस वुड बी अ फॉली ऑन पार्ट ऑफ अमेरिका, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कि हमारे तो मेजर ट्रेडर्स ही अमेरिका और चाइना है। इफ वी स्टॉप trade with them, how can we expect revenue generation? Not at all. Never. ठीक है जी. So this was the kind of, you can say, blunder that was made by James Madison. He said all can trade except France and Great Britain. However, these were the major traders. आप लोगों ने ये पेपर में बात बतानी है साथ में. So this act was failed. तो ये एक्ट जो है वो फेलियर प्रूव हुआ। अच्छा जी, अब हम इसका दूसरा कारनामा देखते हैं। व्हाट इज मैकॉन बिल नंबर 2? अब मैकॉन बिल नंबर 2 क्या दिया इसने? इसने ये कहा, हु resume first will get US support. प्लीज होल्ड कीजिएगा एक सेकंड। अच्छा जी, मैकॉन बिल नंबर 2 में इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि दोनों में से, अब ये हु का मतलब यहाँ पर फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन है। वो कहता है कि हु विल रेज्यूम फर्स्ट विल गेट यूएस सपोर्ट। हमारे साथ जो सबसे पहले अपने ताल्लुकात ठीक करेगा यूएस से, उसको सपोर्ट करेगा। किसमें? एंग्लो फ्रेंच वार में। एंड फ्रांस टुक बेनिफिट ऑफ इट। और इसका फायदा किसने उठाया? नेपोलियन ने। फ्रांस, फ्रांस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है वार ऑफ 1812 टू 1814। अब आप लोग एक चीज से यू मस्ट बी अमेज्ड कि जी जंग तो जो है वो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में लगी हुई है, तो अब अमेरिका की जंग ग्रेट ब्रिटेन से कैसे स्टार्ट हो जाएगी? जिस टाइम पर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जंग कर रहे थे, उस टाइम पर ग्रेट ब्रिटेन नीडेड फूड एंड ग्रेन्स बैडली amidst war kind of situation. When there was war going on between France and Great Britain was in need for food and grains, and they sent a letter to American government कि we need food, we need grains, please help us out.
and as a reaction, or you can say as a compensation, reaction नहीं कहेंगे आप, compensation कहेंगे, as a compensation we are going to remove orders in council. हम ऑर्डर्स इन कौंसल रिमूव करते हैं, हम आपसे माफी चाहते हैं, आप हमें फूड एंड ग्रेन्स प्रोवाइड कर दें, और हम जो हैं वो आपके साथ न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उस टाइम पर आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी, कोई भी चीजें इतनी स्विफ्ट नहीं चलती थी, इंटरनेट नहीं होता था, सो दिस लेटर रिसीव्ड लेट एंड वार बिटवीन यूएसए एंड ग्रेट ब्रिटेन स्टार्टेड। अब आप लोग ये कहेंगे कि अमेरिका जो है वो तो अपनी नेसेंट इकोनॉमिक स्टेजेस पर है, वॉशिंगटन ने मना किया हुआ है जंग करने से, तो ऐसा क्या ही हो गया कि एकदम से ग्रेट ब्रिटेन और जो अमेरिका है वो जंग की कंडीशन में चले गए हैं। तो मेरे पास हर चीज का जवाब है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मेडिसन स्टॉप वार फॉर गुड 1 ईयर। 1 साल तक मेडिसन ने जंग को रोक के रखा कि किसी भी तरह जंग ना हो, बट वार हॉक्स वर द रीजन बिहाइंड दिस वार। ठीक है, वार हॉक्स जो हैं, इट वाज काइंड ऑफ, वो जो मैंने आपको सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी और ग्रीन माउंटेन बॉयज, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वहां पर, किस टॉपिक में मैंने आप लोगों को करवाया था, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है, तो वहां पर मैंने आप लोगों को कहा था कि इस तरह के कई मिलिशियाज आएंगे जो बाद में आगे जाकर रेड इंडियंस को भी हटाएंगे और वो सारा मसला खड़ा करेंगे। द पॉइंट इज के वार हॉक्स वाज आल्सो दिस काइंड ऑफ, यू कैन से काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट और यूनियन, एंड दे फोर्स मेडिसन टू गो फॉर वार। उन्होंने कहा जंग करो और तुम्हें करनी पड़ेगी जंग। What was the reason? पॉइंट्स ऑफ वॉर हॉक्स ने कुछ सॉलिड पॉइंट्स रखे, अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो दिस वुड बी बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट, फॉर होल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 1, उसने कहा कि अगर हम ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने कहा, या इस कौंसल जो है ये वार हॉक्स की, इन्होंने ये कहा कि अगर हम फ्रांस के साथ, ग्रेट ब्रिटेन के साथ जंग करते हैं तो हमें ये फायदे होंगे। नंबर 1, कनाडा विल बी एनेक्स्ड। हम लोग कनाडा पर कब्जा, अमेरिकन मैप, या अमेरिकन मैप से मुराद मेरी नॉर्थ अमेरिका नहीं है, जस्ट इट इज साउथ अमेरिका, इट इज ओवरऑल, यू कैन से द ओवरऑल अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स मैप। तो यू कैन सी के हाउ कनाडा इज क्लोज टू अमेरिका, के एक लाइन का बॉर्डर है सिर्फ दोनों के बीच में ना। अच्छा, कनाडा विल बी एनेक्स्ड। सबसे पहले उसने कहा कि हम अगर इनके ऊपर इस टाइम पर अटैक करते हैं ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, तो एट दैट टाइम वी विल बी एबल टू एनेक्स कनाडा, हम कनाडा को एनेक्स कर लेंगे। देन नंबर 2, यूएस विल गेट मोर टेरिटरी, अगेन वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का पॉइंट आ गया। नंबर 3, इंडियंस विल मूव टू वेस्ट। इंडियंस आर अ थॉर्न इन द नेक फॉर अमेरिकans एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ विच रीजन, मैंने आपको बताया हुआ है, बिकॉज ऑफ देयर नोटोरियस एटीट्यूड। ठीक है, देन 5th पॉइंट, वार हॉक्स फुट होल्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। इस चीज को का भी वो रीजन देते थे कि हमारा फुट होल्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। सो दीज वर द रीजंस दैट वर गिवन बाय वार हॉक्स एंड दे प्रॉम्प्टेड जेम्स मेडिसन टू गो फॉर वार। उसने ये कहा कि आप जंग की तरफ जाओ। वीकनेसेस ऑफ यूएसए, अब यूएसए जंग में तो चला गया है, मैंने अब आपको एक कंपैरिजन दिखाना है दोनों के बीच में, जरा आप लोग देखें कि इनके बीच का कंपैरिजन देख के यू कैन सी कि किस तरीके से अमेरिका आखिर जीता होगा। यूएसए हैड ओनली 12 नेवल शिप्स, अमेरिका के पास सिर्फ 12 के 12 नेवल शिप्स थे। एंड ग्रेट ब्रिटेन की नेवल शिप्स आप इस टाइम पर देख सकते हैं, या नेवल वेजल्स या ओवरऑल वेजल्स की तादाद देख सकते हैं, इट वाज 830। तो यू कैन सी कि कितना डिफरेंस है दोनों। देन न्यूली रिक्रूटेड आर्मी, अमेरिकन आर्मी इज न्यूली रिक्रूटेड, अमेरिका की जो आर्मी है दैट वाज न्यूली रिक्रूटेड एट दैट टाइम, एंड देयर वर नो एज सच प्रोफेशनल्स इन अमेरिकन आर्मी, जिसकी वजह से या जिसकी बेस पर दे कुड क्लेम के हम लोग जीत सकते हैं। एंड देन ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन हैड प्रोफेशनल आर्मी। देन यूएसए हैड ओनली 10 मिलियन। यूएसए के क्या है, रिजर्व्स कितने हैं, 10 मिलियन, सिर्फ 10 मिलियन था यूएसए के पास उस टाइम पर। हाउ एवर 30 मिलियंस वर रिक्वायर्ड फॉर वार एट दैट टाइम। ये डॉलर्स हैं, आप लोग डॉलर्स लिख लेना है। आपको कम से कम वो जंग जीतने के लिए 30 मिलियन डॉलर्स की जरूरत थी, बट अमेरिका हैड ओनली ओनली 10 मिलियन डॉलर्स। रीजंस फॉर एंग्लो अमेरिकन राइवलरी, अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि आखिर को क्या रीजंस थे इनकी राइवलरी के। नंबर 1,
ब्रिटेन सपोर्ट फॉर नेटिव अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन के अंदर कौन आते हैं, जरा प्लीज कमेंट कीजिएगा। रेड इंडियंस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज मैं जितनी इंटेंसिटी के साथ और जितने आप कह सकते हैं मोटिवेशन के साथ आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करती हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम एनर्जी फ्रॉम यू पीपल एज वेल। ठीक है जी। ओके, सो रीजंस फॉर एंग्लो अमेरिकन राइवलरी, इसमें आपके पास सबसे पहली चीज क्या है, ब्रिटेन सपोर्ट फॉर नेटिव अमेरिकन। ब्रिटेन जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, नेटिव अमेरिकन को। नंबर टू, नो कमर्शियल डील विद द यूएसए, जब आपकी कोई कमर्शियल डील्स नहीं हुई होती हैं तो आप इजीली जंग में चले जाते हैं उस कंट्री के साथ। कैसे, वो जो अगर आईआर वाले यहाँ पर हैं कोई स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के बारे में कहती हूँ, दिस इज एग्जैक्टली द सेम एग्जाम्पल, कि जब आपके किसी कंट्री के साथ कोई डील्स नहीं हुई होती हैं, कोई कमर्शियल पैक्ट्स नहीं होते हैं, तो यू कैन इजीली गो फॉर वार। एंड यू कैन कोट एग्जांपल ऑफ चाइना एंड अमेरिका, चाइना एंड इंडिया हियर, कि चाइना एंड इंडिया wanted to go for war but they could not because of complex interdependence and because of economic kind of cooperation that they both had। ठीक है जी। नंबर थ्री, remained at Great Lake despite Treaty of Paris 1783। 1783 ट्रीटी ऑफ पेरिस आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि रिमेन्ड एट ग्रेट लेक, ये कौन, किसके बारे में बात हो रही है, कौन ग्रेट लेक पर है अभी तक, ग्रेट ब्रिटेन। उन्होंने कहा कि जंग की एक और रीजन ये थी कि ट्रीटी ऑफ पेरिस होने के बाद जब ग्रेट ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया अमेरिका से, जब अमेरिका इंडिपेंडेंस अमेरिकन हो गई है और अमेरिका आजाद हो गया है, देन व्हाई ब्रिटिशर्स आर एट ग्रेट लेक। ग्रेट लेक इज अ प्लेस बेसिकली इन अमेरिका, कैनेडियन साइड। ओके, अटैक ऑन यूएस शिप्स, और फिर ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से अटैक्स हो रहे थे किसके ऊपर, अमेरिकन शिप्स के ऊपर। अब एक और इंसिडेंट यहाँ पर होता है जिसको व्हाइट हाउस मैसेकर कहा जाता है। मेडिसन जो है वो भाग जाता है अपनी वाइफ के साथ जी, तमाम तर जो कीमती अशियां हैं, एक्सपेंसिव डेकोरेशन आइटम्स एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ दैट वाज एक्चुअली यू नो वर्दी, वो लेकर जो है भाग जाता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स एंटर्ड व्हाइट हाउस, ब्रिटिशर्स जो हैं वो जंग करते हुए व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाते हैं। बट होता क्या है, जब प्रेसिडेंट भाग गया, जब ये सब कुछ हो गया, तो अमेरिका जो है वो तो अपनी मतलब गिर गया ना। बट हुआ क्या, it was the power of people who helped, that helped America to win that war। कैसे, people gathered at Baltimore, Baltimore is a state in America, people gathered at Baltimore and they defeated Britishers। लोग एक हो गए, प्रेसिडेंट भाग गया, लोग एक हो गए और लोगों ने शिकस्त दे दी किसको, ब्रिटिशर्स। नाउ कम्स ट्रीटी ऑफ घेंट, जेक्यू एडम्स, ये जेक्यू एडम्स का फुल फॉर्म है जॉन क्विंसी एडम्स। ठीक है, जॉन क्विंसी एडम्स, हेनरी क्ले एंड एल्बर्ट गैलेटिन, ये जो तीन लोग हैं, दे ऑल मेट इन बेल्जियम, ये तीनों बेल्जियम में मिले। एंड वार वाज जस्टिफाइड फॉर 3 इयर्स, जंग जो है अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर उसको जस्टिफाई कर दिया गया 3 साल के लिए। और उसके बाद आता है हार्टफोर्ड कन्वेंशन। हार्टफोर्ड कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज फेडरलिस्ट वेंट अगेंस्ट रिपब्लिकन। फेडरलिस्ट ने यहाँ पर एक बहुत हंगामा खड़ा किया, बहुत तमाशा खड़ा किया कि जी आप लोग ये देखें कि जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने कितना मसला खड़ा कर दिया है, और देखें कितने तमाशा लगा हुआ है मुल्क के अंदर, और ये हो गया है, वो हो गया है, जंग लग गई है। मतलब जिस तरह आपको पता है अपोजिशन पार्टी सामने आ जाती हैं हमेशा जब मुल्क के अंदर को मसले मसाइल हो रहे होते हैं। बट दे फेल्ट अशेम्ड आफ्टर हियरिंग द विक्ट्री ऑफ रिपब्लिकन्स, जब उन्हें ये पता चला कि अमेरिका ये जंग जीत गया है, तो दे फेल्ट अशेम्ड एंड फेडरलिस्ट रिमूव्ड फॉर एवर, और फेडरलिस्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कहा था कि आई टेल यू द रीजन लेटर ऑन, कि किस तरह से जो फेडरलिस्ट थे उनका इन्फ्लुएंस हमेशा हमेशा के लिए अमेरिकन के ऊपर से खत्म हो गया था। और क्यों खत्म हुआ था, क्योंकि पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम, पीपल वर लाइक कि आप तरक्की नहीं चाहते, आप अमेरिकन इन्फ्लुएंस नहीं चाहते दुनिया में। Andrew Jackson, he will also become the president। अभी हम आगे जाके ये हमने पूरा टॉपिक एंड्रयू जैक्सन का पढ़ना है। एंड्रयू जैक्सन was still defeating Britishers at Orleans, उसको ये पता ही नहीं था कि हम जंग जीत गए हुए हैं अमेरिकन। ही वॉज कमांडर इन चीफ एट दैट टाइम, तो वो स्टिल डिफीट कर रहा है ब्रिटिशर्स को। कहाँ पर, ओरलीन्स। आपको ओरलीन्स मैंने बताया था जब स्पेन इन्फ्लुएंस पढ़ाया था आप लोगों को। वाइल वॉर वाज ओवर, उस टाइम तक जंग जो है वो खत्म हो चुकी हुई थी। अब हम लोग इसके रिजल्ट्स देखते हैं कि जी जंग के रिजल्ट्स क्या है।
यूएसए emerged एज अ न्यू पावर। इस जंग के बाद अमेरिका एक नई पावर के तौर पर दुनिया के सामने आ गया। ब्रिटेन गॉट इवन नॉट इवन अ सिंगल इंच ऑफ टेरिटरी। ग्रेट ब्रिटेन जो है चूंकि यहाँ पर कब्जा करने आए थे, चूंकि यहाँ की टेरिटरी को फतह करने आए थे, बट दे कुड नॉट गेट इवन अ सिंगल इंच ऑफ टेरिटरी आउट ऑफ अमेरिका। देन नेशनलिज्म वॉज प्रमोटेड। नेशनलिज्म कैसे प्रमोट हुआ था? जब लोगों ने व्हाइट हाउस में अटैक किया और ब्रिटिशर्स को वहां से निकाला और बाल्टीमोर पर जाकर जो है उन्होंने लड़ाई की और ब्रिटिशर्स को वहां से भगाया। उसके बाद ये चीज सामने आई कि यूनिटी ऑफ पीपल इज एवरीथिंग एंड कैन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल जब आपने किसी जगह पर किसी को शिकस्त देनी होती है। सो दिस प्रोमोटेड नेशनलिज्म एंड देन सेकेंड बैंक ऑफ अमेरिका वाज क्रिएटेड इसके बाद, ठीक है, इस जंग के बाद। एंड लास्ट पॉइंट इज रिपब्लिकनिज्म गॉट पॉपुलैरिटी इन अमेरिका। आपको पता है रिपब्लिकन्स कौन है? रिपब्लिकन्स वो हैं जो इनके एंटी आए थे, इनके फेडरलिस्ट्स। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को वार ऑफ 1812 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव एज वेल। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। लास्ट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो ये है कि यू आर लेफ्ट विद 9 लेक्चर्स। आप लोगों के 9 लेक्चर्स इन टोटल हैं जो रह गए हैं। एंड इसमें एक चीज ये है कि कुछ लेक्चर्स आप लोगों के, इसमें 2 से 3 लेक्चर्स आप लोगों के डबल होंगे। लाइक आई विल टेक डबल क्लास ऑफ यू, ठीक है? यूएसए कॉन्फेडरेशन है, इट इज नो मोर कॉन्फेडरेशन राइट नाउ, ठीक है? USA is no more confederation right now. US was confederation once, ठीक है? ये हमारी प्रॉपर डिबेट इसके ऊपर आयशा हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? Okay, G, take very good care of yourself. If you are enrolled in IR class, I'll see you there. Otherwise, I'll see you tomorrow at exact time 5 p.m. Allah Hafiz.